नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जबरदस्त हमला बोलते हुए उन्हें गद्दार करार दिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय रायबरेली और अमेठी के दौरे पे हैं और वहीं नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में इटली के रोम पहुंचे और राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि देश को महंगाई और आर्थिक तूफान में छोड़कर मोदी खुद विदेश चले गए हैं। लेकिन जनता पर केवल महंगाई की मार ही नहीं है, जिस तरह संविधान को बार बार खतरे में डाला जा रहा है, चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, अल्पसंख्यकों, किसानों, महिलाओं के हक मारे जा रहे हैं, उन पर भी मोदी और अमित शाह कुछ नहीं कह रहे हैं। इसी पर राहुल गांधी ने आज जबरदस्त हमला बोला है। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी कह क्या रहे थे, सुनिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। तो सुना आपने, यहां राहुल गांधी सीधे सीधे गद्दार कहा देश के होम मिनिस्टर को, देश के प्रधानमंत्री को, और कह रहे हैं कि क्यों कह रहा हूं। राहुल गांधी की यह नाराजगी दरअसल देश की उस पूरी जमात की तकलीफ को, परेशानी को दिखा रही है जो अन्याय और अत्याचार का शिकार है। लेकिन मोदी उसकी फिक्र छोड़कर केवल अपनी रील्स वायरल करने में लगे हुए हैं। जी हां, रील्स वायरल करने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मोदी की तस्वीरें, वीडियो हमेशा ही वायरल होती रही हैं। खासकर 2023 के COP28 समिट में मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी शेयर की थी और तब मेलोडी हैशटैग का इस्तेमाल किया था। तब से दोनों नेताओं की जब भी मुलाकात होती है, इंटरनेट पर मेलोडी हैशटैग के साथ मीम्स और चुटकुले आने लगते हैं। दो देशों के प्रधानमंत्रियों, और उसमें भी जब दोनों जीवन साथियों के बिना हैं, तब उनका नाम साथ में जोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। खासकर भारतीय परंपरा और संस्कृति में तो एक पुरुष और एक स्त्री का नाम इस तरह साथ में बिना बात जोड़ना अशोभनीय माना जाता है। लेकिन आज तो खुद नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में रील्स वायरल करवाने का मटेरियल दे दिया। दरअसल मेलोनी को मोदी ने मेलोडी टॉफी गिफ्ट में दी। राहुल गांधी ने इस पर आज अमेठी में जो कुछ कहा है आप सुनिए। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी मेलोडी ट्रॉफी जो दे रहे हैं उस वीडियो को देखिए, और इसे शेयर किया है खुद मेलोनी ने शेयर किया है, नरेंद्र मोदी ने भी शेयर किया है। जरा इसको देखिए, फुल स्क्रीन ले आइए, जरा आवाज सुनते हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very... अब इसके बाद जो मेलोनी की हंसी है, यह हंसी क्या मायने रखती है, इस पर जरा आप सोचिएगा। क्या यह कटाक्ष है? क्या यह बता रही हैं कि किसी देश का प्रधानमंत्री वो क्या लेके आ रहा है? अगर आप यूरोप के कल्चर को जानते हैं तो बेहतर समझ पाएंगे, शायद नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए। वाकई सोचने वाली बात है कि आखिर यहां चल क्या रहा है जरा। लेकिन इसी मसले पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई।
अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। सुन लिया आपने, यहां पर मेलोडी चॉकलेट खिलाते हैं। जरा वो उसको उस तस्वीर को फिर से ले आइए। हाँ, ये मेलोडी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रील बनवा रहे हैं। वाकई सोचने वाली बात है कि देश के लोग इस चिंता में हैं कि इतनी महंगाई में वो घर के खर्चे कैसे पूरे करेंगे। बच्चों के लिए दूध ब्रेड का इंतजाम भी मुश्किल हो जाएगा। सोना खरीदना और विदेश जाना तो पहले ही आम आदमी के बस से बाहर था, लेकिन कम से कम 2 वक्त का भोजन उसे नसीब था, उसमें भी अब कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन इस चिंता को दूर करने की जगह ही खी करते हुए नरेंद्र मोदी इटालियन प्रधानमंत्री को टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चरित्र पर बेवजह कीचड़ उछालने वाले इस रील पर मोदी और मेलोनी को साथ देखकर खुश हुए जा रहे हैं, और यह आप साफ साफ देखिए। और इसके बाद अब न उन्हें चरित्र की बात ध्यान में आ रही है और न ही देश की छवि ध्यान में आ रही है। लेकिन राहुल गांधी मोदी की पोल अच्छे से खोल रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह का नेतृत्व कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने दावा किया है कि अब मोदी के रोने और माफी मांगने का टाइम आ गया है। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी की इस बाइट को। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया। हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। हाथ जोड़ने का, रोने का टाइम आ रहा है। राहुल गांधी ने कल और आज इन 2 दिनों में रायबरेली और अमेठी से मोदी पर जिस तरह हमला बोला है, उससे अब बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि वो हारी हुई पार्टी के हारे हुए नेता हैं और ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। एक बार को मान लें कि राहुल हारी हुई पार्टी के नेता हैं, बीजेपी वालों की बात चलिए मान लेते हैं, लेकिन बीजेपी ये क्यों भूल रही है कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर उनके बयान को उनकी कुंठा माना जा रहा है तो फिर बीजेपी इतनी परेशान क्यों दिख रही है? क्यों उसके नेताओं को राहुल गांधी पर बयान देने की जरूरत पड़ रही है? सच्चाई यही है कि राहुल गांधी या ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, विपक्ष के ये तमाम नेता जिस तरह मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, रुपए की गिरती कीमत आप आज देख लीजिए, 97 रुपए, 97 रुपीज, $1 की कीमत हो गई। तो गिरती कीमत, और यही कह रहे थे नरेंद्र मोदी और उस समय इनके कुनबे के लोग कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र की तरह रुपया गिरता जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई, बुलडोजर राजनीति, आरक्षण, इन सब पर बीजेपी को घेर रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता। उसका जवाब अब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी नेता अपना और मोदी का बचाव नहीं कर पा रहे हैं तो राहुल पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन जब जनता भी विपक्ष की बात समझ लेगी तो मोदी क्या खुद को टॉफी के रैपर में छिपा पाएंगे? जो मेलोडी चॉकलेट लेके गए हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के एक बयान को और सुन लीजिए। गद्दार वाला बयान एक आपने सुना, एक और गद्दार वाला बयान सुनिए जरा। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए,
मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। तो सुन लिया आपने, यहां पर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला किया है, इसलिए ये गद्दार हैं और हिंदुस्तान की जनता भी आपको अच्छी तरह से समझ गई है। मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जब भाषण दिया, जो पहला भाषण आपको दिखाया था, उस भाषण में उन्होंने कहा, उसके बाद बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग राहुल गांधी को कहने लगे कि माफी मांगो माफी मांगो। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने जब यहां भाषण दिया है तो इन्होंने साफ साफ अमेठी में भाषण दिया। अमेठी में, इससे पहले जब वो रायबरेली में भाषण दे रहे थे वहां भी, और अमेठी में भाषण दिया तो वहां भी उन्होंने यही कहा कि सुन लो कान खोलकर, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि ये गद्दार हैं। और गद्दार इसलिए हैं, इनका तर्क है क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यानी संविधान पर हमला किया है। चलिए, क्या मेलोडी के रैपर में नरेंद्र मोदी खुद को छिपाकर, लिपटाकर जो हो रहा है उससे बच पाएंगे? चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, थके हारे दिख रहे हैं। स्वामी जी, बिल्कुल अभी आप जिंदाबाद कीजिए। शकील अख्तर जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और हमारे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत। स्वामी जी, ये मेलोडी चॉकलेट जो है, मेलोडी वालों ने तो, पार्ले वालों ने कह दिया, धन्यवाद, थैंक यू मोदी जी, कह दिया कि आपने पूरा, आज तो पूरा माल उठ गया है। आज कहीं भी आप खोज लीजिए, आप अभी जोमेटो, स्विगी और ये सब जितने भी हैं उनको देखिए, सब जगह से गायब है। बढ़िया सेल्समैन हैं, नरेंद्र मोदी जी को मानना होगा, बेच देते हैं सब कुछ। स्वामी जी, देखिए राजीव जी, वास्तविकता ये है, जब मोदी जी भी ये मान रहे हैं कि ये इतनी बड़ी विभीषिका देश के सामने मुंह बाए खड़ी है कि हमारे पिछले 12 साल, वो मानते हैं कि 12 साल में ही देश का विकास हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सब कुछ साफ हो सकता है। वो ये भी मान रहे हैं कि ये कोविड टाइप की सिचुएशन है। राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी विभीषिका है। पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि जिस प्रकार से हर समाज के लोग कराह रहे हैं और जिस प्रकार से अभी तो ये कहा जा रहा था कि विभीषिका आने वाली है, राजीव जी मैं देख रहा हूं विभीषिका आ चुकी है। मैं चारों तरफ देख रहा हूं किस प्रकार का हाहाकार है। आप ये देखिए, जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की बात सरकारी लोग कर रहे थे, वो रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे हुए, पूरा रामलीला ग्राउंड उन्होंने भर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हुई, 19 लाख ट्रांसपोर्टर्स जो एनसीआर रीजन के हैं उन्होंने चक्का जाम किया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम कर देंगे अगर आप ये टोल को नहीं हटाएंगे। देखिए आप कर क्या रहे हैं, देखिए हो क्या रहा है इस समय देश की अर्थव्यवस्था में, राजीव जी हो क्या रहा है। क्या ये अच्छा लगता है? क्या राजीव जी ये अच्छा लगता है जब पूरा देश मान रहा है कि इतनी बड़ी समस्या मुंह बाए हमारे साथ खड़ी हुई है, उस समय देश में जाके आप फोटो शूट कर रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आप पिकनिक कर रहे हैं। देखिए, जब दुख का समय होता है, जब कष्ट का समय होता है, तो हमारे को अपने नेतृत्व की आवश्यकता अपने देश के अंदर होती है। हमें महसूस होता है, जैसे हम लोग जब छोटे थे, जब माता पिता को देखते थे तो लगता था कि माता पिता है, इसका माने कोई समस्या नहीं है। आप विदेश में घूम रहे हैं और जिस प्रकार से सारे के सारे वर्ग, अब ये ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि भाई टोल आप हटा दीजिए, टोल आप हटाएंगे नहीं। आप पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाए चले जा रहे हैं जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल आप सब्सिडाइज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो हर टेलीविजन उसमें इंटरव्यू में आके कहते हैं कि साहब हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, जबकि हम 6ठे स्थान पे पहुंच गए हैं। और वास्तविकता यह है राजीव जी, हम लोग डेट ट्रैप में हैं, हमारी देश की इकोनॉमी डेट ट्रैप में है। राहुल गांधी इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए रघुराम राजन कह रहे हैं, इसीलिए देश के जितने भी अर्थशास्त्री हैं जो अर्थ ज्ञान समझते हैं और चीज़ों को समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि ये इतनी बुरी स्थिति है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। अच्छा, एक राजीव जी और गलती होती है, अभी मैं एक मीडिया हाउस से होकर आ रहा हूँ, लोग ये कहते हैं साहब हमारी करेंसी वीक हो रही है तो दूसरों की करेंसी भी तो वीक हो रही है। राजीव जी जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, विश्व में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं और एक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज के हित में होता है उनकी करेंसी वीकेन हो जाए। जापान चाहता है कि उसकी करेंसी वीक हो,
इसीलिए वो दान दक्षिणा करता रहता है, यहाँ इतना ले जाओ, वहां उतना ले जाओ, 0.5% पे ले जाओ। चाइना भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, उनके लिए फायदेमंद है। भारत ही एक मात्र ऐसा विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं वहां पे करेंसी का वीक होना फायदेमंद है, हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अब आप ये समझिए, पिछले 12 साल में, मात्र 12 साल में 58 रुपए से 97 रुपए होने का मतलब यह है 70% हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई है। और ये मोदी जी भी जानते हैं, उनके अर्थशास्त्री भी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ढर्रे पे लाने के लिए ऑल पार्टी मीट बुला के, सारे विपक्षी नेताओं को बुला के, देश के सब अर्थशास्त्रियों को बुला के एक कॉमन फोरम पे बात होनी चाहिए थी। एक देश को मुश्किल रास्ते में जो फंस गया है, हमारी गाड़ी अटक गई है, उसे निकालने के लिए जो प्रयास होना चाहिए था। आप जाके इटली में घूम रहे हैं, कहीं आप नीदरलैंड में घूम रहे हैं, और नीदरलैंड में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके देश के अंदर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, जब नॉर्वे के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिर हम पे कैसे विश्वास करें, आप प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, क्या उन्हें यह नहीं दिखता है कि हमारे यहाँ जो पत्रकार बेचारे अपनी ड्यूटी का पालन करते हैं और धर्म का पालन करते हैं। अच्छा, जिस बिटिया ने वहां पर, नॉर्वे की बिटिया ने जितनी प्रसिद्धि उसने कल्पना नहीं की होगी 7 जन्मों में, उसे 2 दिन के अंदर वो मिल गई। आज के तारीख में अभी देखिए, अगर आप अमेरिका के प्रेस को देखेंगे, वहां हो रहा है कि मिस्टर मोदी हैज गॉन टू दैट कंट्री। वहां के पत्रकार और वहां की जनता यह मजाक बना रही है वेदर ही विल होल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस देयर। अब मैं ये संभावना, और मेरे को खराब लगता है, देखिए जो भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस देश के अंदर जाएंगे राजीव जी, देश के अंदर तो आप यूएपीए लगा देंगे, एनएसए लगा देंगे, बंद कर देंगे, इनकम टैक्स रेड करा देंगे, लेकिन ये जिस देश आप जाएंगे वहां पे देखिएगा, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के कॉरेस्पॉन्डेंट, वहां के जर्नलिस्ट न केवल प्रधानमंत्री से ये प्रश्न पूछेंगे जो नीदरलैंड में पूछा गया है, जो नॉर्वे में पूछा गया है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अगर इस प्रश्नों का जवाब नहीं देगी, वो भी मुश्किल में आएंगे। और आपने सुना ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारियों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब कैसे दिया जाए। अरे भैया, हम तो 12 साल से ये प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे देश को एकजुट रहने दो, मेरे देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के युद्ध में मत झेलो। जिस प्रकार की विभीषिका बन रही है, और राहुल गांधी अगर इस बात को कह रहे हैं, अगर इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने नब्ज पहचान ली है। आज के तारीख में हमारे देश की 70% लोग जो गरीब हैं, जो अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, उनकी गरीबी उनको प्रेरित करेगी, उन्हें उत्तेजित करेगी, क्योंकि वो ये देख रहे हैं 12 साल के अंदर केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों ने पैसा कमाया है, उनके लोन माफ हुए हैं, गरीबों की क्रय शक्ति को कम किया गया है, उनका शोषण हुआ है। इसलिए गरीबों की कराह और ये गरीबों की आह कहीं ऐसा रूप न धारित कर ले। इसलिए मैं कहता हूं, मोदी जी वापस आइए, राहुल गांधी और सारे अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए। वहां पे ना तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देने की आवश्यकता है, ना विजय को देने की आवश्यकता है। सबको बुलाइए, ममता बनर्जी को बुलाइए, तेजस्वी को बुलाइए, अखिलेश को बुलाइए, पूरे देश के नेता एकजुट होइए। लेकिन अगर आप एक ऑल पार्टी मीट बुला के खुद निकल जाएंगे कहीं घूमने घामने, नहीं चलेगा। देश को एकजुटता की आवश्यकता है और उसका पूरा का पूरा उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेलोनी को मेलोडी दे दिया तो फिर क्या दिक्कत है। सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि क्या दिक्कत है। जरा प्रशांत जी आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी को क्या तकलीफ है कि मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे दिए, गिफ्ट कर दिए, क्या दिक्कत होनी चाहिए, क्यों इतना चिढ़ रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी से पैसा लेके तो नहीं गए होंगे उसको मेलोडी चॉकलेट देने। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोटोकॉल हैं उनकी एक गरिमा होती है। भारत के प्रधानमंत्री का एक ऑफिस है और दूसरा एक उम्र का तकाजा भी है, तो ये दोनों बातों में सूट नहीं करता है। बहुत सस्ता लग रहा है, हल्का लग रहा है। और ये पता नहीं इनके एडवाइजर्स कैसे हैं। और इसका बड़ा मजाक उड़ेगा, जैसे शुरू में आपने कहा कि यूरोपियन कल्चर को समझते नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आप बात क्या करेंगे। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब को उस प्रकार एक फ्लुएंट अंग्रेजी आती है कि जो यूरोपियन नेताओं से बात कर ले, इसीलिए वो ही खीखी में ज़्यादा रहते हैं। तो एक इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें नहीं, अच्छी बात है कि आपकी केमिस्ट्री वर्ल्ड नेताओं से होनी चाहिए, सब प्रधानमंत्रियों की होती थी, कोई नई बात नहीं है। बल्कि ओबामा तो तारीफ करते थे
मनमोहन सिंह की। तो ये सब होता है देखिए अंतर्राष्ट्रीय में। लेकिन इस तरीके की देना कि किसी को, महिला को आप जो है टॉफी दे दो, चॉकलेट दे दो, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल में हंसी का और मजाक का ये सब विषय बन जाएगा और इसको लोग बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। यहाँ पे व्हाट्सएप वाले और ये जो रवांडा मीडिया है, इनकी बात अलग है कि इनका तो आईक्यू लेवल उतना नहीं है बेचारों का, और ये एक सीमित दायरे में ही सोच सकते हैं। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको अब राहुल गांधी को, कांग्रेस को, विपक्ष को डेवलप करना चाहिए। अब आप याद कीजिए 2024 का इलेक्शन, 400 पार के एग्जिट पोल, 400 पार की धूम, और उसके बाद रुक गए 240 पे। कारण क्या था? संविधान को खतरा है। संविधान को खतरे में ये इनका मेजॉरिटी मार्क से रुक गए। तमाम दंड फंद, मीडिया और पैसा और सब कुछ करने के बाद भी, और उसी के बाद ये इनके दिमाग में आया कि अब SIR करो और चुनाव को परमानेंट हमेशा जीतने का इंतजाम करो। ये गंभीर चुनौती है भारत के लोकतंत्र में, संविधान में। अब जो राहुल गांधी ने कहा है, देखिए इसको फर्क समझिए, हम लोग समझें। संविधान को खतरा से अब आगे बढ़ा मामला संविधान के गद्दार, और बहुत स्पेसिफिक नामों के साथ, संगठन का नाम, नेताओं का नाम। तो ये एक नया नैरेटिव है। मुझे लगता है कि 2029 के चुनाव का ये नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दोबारा इस बात को कहा, जब सोशल मीडिया पे आलोचना हुई तो उन्होंने दोहराया इसको। इसका मतलब है कि वो तय कर चुके हैं कि संविधान को खतरे से अब हमको आगे बढ़ना है, संविधान के गद्दार बताना। ये पॉलिटिकल नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं। अब इसकी दूसरी लेयर्स हैं, उस पर काम करना चाहिए। अब राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि संविधान के गद्दार और संविधान खतरे में है, तो अब देखिएगा कि भारत का जो ये रवांडा मीडिया है, गोदी मीडिया है, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट भी, उसको सुप्रीम कोर्ट को हम एकदम क्लीन चिट नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके का कॉकरोच और इस तरीके की बातें वहाँ से आ रही हैं, तो ये सारी संस्थाएं रोज साबित करेंगी राहुल गांधी को, रोज राहुल गांधी को ये सही साबित करेंगी कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वाकई संविधान को खतरा है और संविधान के गद्दार को पकड़ो। अब इसको बहुत ही स्मार्टली अपोजिशन पार्टी इसको बिल्ड करना पड़ेगा, लेयर्स बाय लेयर्स, कि कौन लोग हैं, कैरेक्टर्स कौन है, कैसे वीक हो रहा है। केवल संविधान की किताब दिखाने से काम नहीं चलेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं और जिसको आप ठीक कर सकते हैं, जिसकी जो आपके हाथ में है, वो है गोदी मीडिया। उसको जब तक आप नहीं करेंगे, अगर मीडिया ठीक होगा इस देश का, तो सुप्रीम कोर्ट भी ठीक रहेगा, चुनाव आयोग भी ठीक रहेगा, फिर जवाबदेही बनेगी सिस्टम में, लोकतंत्र में। अभी क्या है कि जवाबदेही नहीं है। किसी भी दो कौड़ी के किसी ट्रोल को ये पता होता है कि वो किसी को भी गाली देगा, किसी को मारेगा, पीटेगा, लिंच करेगा, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी जहाँ तक बीजेपी की सरकार है। उसको ये भी मालूम होता है कि उसको बेल भी मिल जाएगी कोर्ट से, उसको बिल्कुल निश्चिंत है वो। अगर वो बीजेपी के पक्ष में कोई चीज कर रहा है और किसी को मार रहा है, चाहे वो मुसलमान को मार रहा है, दलित को मार रहा है, किसी ओबीसी को मार रहा है, तो उसको ये निश्चिंत होता है कि पुलिस उसका कुछ नहीं करेगी, और कुछ पुलिस ने किया भी तो कोर्ट अगले दिन सुबह उसको जमानत दे देगा। तो ये अब राहुल गांधी को, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि इसको कैसे लेयर्स बाय लेयर्स बिल्ड करें। मुझे लग रहा है कि 2029 का ये नारा लेकर आ गए हैं। जी राजीव।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जरा और समझते हैं या शकील जी से समझते हैं। शकील जी, राहुल गांधी ने क्या 2029 का नारा दे दिया है? अब संविधान के नाम पर जो गद्दारी, देश के साथ गद्दारी, और अब और उसमें भी दो लोगों का नाम लेते हुए गद्दार शब्द का एक नहीं बल्कि दो दो जगह भाषणों में उन्होंने जो जिक्र किया है, इसको कैसे आप देखते हैं और क्या कांग्रेस के खेमे में इसको लेकर भी हलचल है? दूसरा, जो सत्ता पक्ष है वो बहुत परेशान है इस शब्द से। राहुल गांधी माफ़ी मांगो, राहुल गांधी माफ़ी मांगो कहा जा रहा है, लेकिन मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जो पहले आता था मेलोडी का ही विज्ञापन था, अब वो कुछ ज़्यादा ही चॉकलेटी है मेलोडी। और सबसे बड़ी चीज़ शकील जी कि जो अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहा है और दे क्या रहा है? चॉकलेट। आप जाते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को क्या देते हैं? काफ़ी चर्चा में था। और बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी प्रोटोकॉल हमारे देश के जो आईएफएस ऑफिसर्स जो हमारे विदेश मंत्रालय में बैठे हुए हैं, सॉरी टू से, वो क्या प्रोटोकॉल, क्या चीज़, क्या समझा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, क्या बता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को। इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पर बात, भले आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की कुछ भी कोशिश कीजिए, लेकिन देश का नाम जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में गिरता है, सिर ऊंचा नहीं होता। लेकिन दो बातें हैं यहाँ पे शकील जी, राहुल गांधी, गद्दार शब्द, मेलोडी, और इधर प्रधानमंत्री। जी राजीव जी, आज राहुल गांधी ने रायबरेली में बहुत बड़ी बात कही, और जो ये बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि ये लोग जनता से गद्दारी कर रहे हैं। राहुल ने ये कहा राहुल ने ये बहुजन स्वाभिमान सभा में कहा, बहुजनों को संबोधित करते हुए कहा। वहां पे उन्होंने वीरा पासी के याद में एक फंक्शन था। वीरा पासी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं रायबरेली के, बहुत बड़ा नाम है, 1857 के। वहां राहुल हमेशा जाते हैं। तो उनकी याद में जो एक फंक्शन था उसमें बोलते हुए राहुल ने यह बात कही, और उससे पहले राहुल ने कहा कि ये सबका सब अंबानी अडानी को दे रहे हैं। ये जो बात है गद्दार वाली बिल्कुल लास्ट में कही है राहुल ने अपने भाषण के अंत में, खत्म करते करते। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरी की पूरी बीजेपी, गोदी मीडिया, भक्त सब राहुल पर इस तरह टूट पड़े हैं कि जैसे राहुल जो कह रहे हैं उसके बदले राहुल को कोई बहुत बड़ी सजा हो जाना चाहिए। तो आज जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी मत खरीदो, किसान के पास खाद नहीं है, दाल चावल नहीं है, और खुद प्रधानमंत्री जो है वो विदेश जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए के जहाज में जा रहे हैं। और राहुल ने जो खास बात कही पहली बार, और कहा आप लोग चुप हो। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग चुप हो, बोलते नहीं हो। 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री देश पर आक्रमण कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, मनरेगा को खत्म कर रहे हैं, जाति जनगणना नहीं करवा रहे हैं, और अंबानी अडानी को पूरा देश बेच देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चुप हो तो कैसे चलेगा काम। आपका मनरेगा बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर दिया, यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बिठा दिए। राहुल ने बहुत सारी बातें की, बड़ी जबरदस्त बातें कही आज उन्होंने। उस संदर्भ में उन्होंने कहते कहते ये कहा कि ये जो हमारा पूरा आर्थिक सिस्टम है, जो अब आपके ऊपर बोझ बन के गिरने वाला है, वो मोदी जी ने तबाह कर दिया। 2-3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। वो फिर आपने जो सुनाया था वीडियो के कोविड जैसा रोए थे, वो सब राहुल ने कहा। और उसके बाद अंत करते करते राहुल ने ये बात कही कि प्रधानमंत्री गद्दार हैं, होम मिनिस्टर गद्दार हैं। इसके ऊपर जब बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ तो राहुल ने इस बात को फिर दोहराया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने कहा है सोच समझ के कहा है, और जनता के प्रति गद्दारी है। ये
देश की जनता के प्रति अगर कोई गद्दारी करता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। और कांग्रेस ने इसका आज बचाव किया, कांग्रेस खुल के सामने आई। आमतौर पे ये होता है कि राहुल बहुत सारी बातें कहते हैं, पार्टी नहीं आती। पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया। सवाल उनसे जाहिर है कि ये होना ही होना था। यही सवालों के साथ देखिए राहुल गांधी ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि देश क्या होता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। देश नदी पहाड़ जंगल नहीं है, देश यहाँ के लोग हैं, जनता है। और इस जनता के साथ अगर कोई गद्दारी करता है, उसके साथ कोई धोखा करता है, उसका खाना कम करता है, उसके वाहनों का तेल कम करता है, तो वो क्या है। उन्होंने एक बात और कही कि ये जो आप मीडिया वाले हो, जो मीडिया की भी बात हो रही थी, जो प्रशांत जी कह रहे थे मीडिया की बात, तो आप ये जो मीडिया वाले हो जरा अपना माइक और कैमरा एक बार जनता के सामने ले आओ और उसको डिलीट मत करना, उसको एडिट मत करना। और जरा जनता से पूछ लेना कि जनता क्या कहती है। जो आज हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा उससे बहुत ज्यादा कड़वा होगा वो, आप उसको सुन नहीं पाओगे। तो अगर हिम्मत है तो उसको दिखा देना। ये जो है आज राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ के कही है ये बात, और निश्चित ही रूप से ये अगले चुनाव की तैयारी है। 2029 के चुनाव की तो है ही, लेकिन उससे पहले अगले साल जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस ने उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस को इन 5 राज्यों में अपनी संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। तो इसलिए पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर पूर्व के राज हैं, और जिस तरह उनका उत्तर प्रदेश में, जो राहुल खुद वहीं उत्तर प्रदेश में ही थे, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो उससे वहां पे भी संभावनाएं दिखने लगी हैं। अब दूसरी बात जो आपने कही, देखिए ये जो है सब लोग जानते हैं कि चॉकलेट और टॉफी किसको दी जाती है, कैसे दी जाती है। ये बचकानी बात भी होती है, और कभी कभी बचकानी बात से आगे देश के प्रति एक उपहास की बात भी हो जाती है, मजाक की बात भी हो जाती है। सही कहा आपने कि जो हमारे आईएफएस हैं, विदेश सर्विस के जो हमारे अफसर हैं, वो बहुत काबिल हैं, लेकिन लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और कोई और है जो पार्टी के अंदर का या संघ के अंदर का या उनका निजी व्यक्ति, उसकी सलाह पर ये सारे काम हो रहे हैं। टॉफी राहुल गांधी भी देते हैं, राहुल ने आज उस पर जो कटाक्ष किया है, लेकिन राहुल बच्चों को देते हैं, अपने देश में देते हैं, कभी कभी पत्रकारों को भी देते हैं राहुल यहाँ पे टॉफी। तो इसमें एक बात और है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि मोदी जी राहुल को बड़ी तेजी के साथ फॉलो कर रहे हैं आजकल। लेकिन जिसे कहते हैं कि नकल में भी अकल लगती है, ये देश में करते तो ठीक है, ये विदेश में जाके एक महिला राष्ट्राध्यक्ष को देना ये कोई गरिमा की बात नहीं लग रही है, देश के प्रति ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं लग रही है। लेकिन अब ये हुआ है और देश के सम्मान का सवाल है। राहुल गांधी ने इसीलिए ट्वीट किया। राहुल गांधी आमतौर पर ऐसे ट्वीट करते नहीं हैं विदेश नीति के ऊपर, विदेश के मामलों के ऊपर, लेकिन चूंकि ये सवाल देश में उठाया जा रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। एक तरफ आप कह रहे हो कि देश बहुत खराब स्थिति में है, सोना मत खरीदो, तेल का उपयोग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और टॉफी बांटना मिठाई बांटना जैसा होता है, जैसे हमारी मिठाई बांटी जाती है। उसका मतलब क्या है? आप खुशी मना रहे हो, खुशी को व्यक्त कर रहे हो आप। घर में नहीं है दाने, अब पूरा बोले हम मुहावरा तो अच्छा नहीं लगता है, बोल ही देते हैं आप, सभी समझते घर में नहीं है। आपने खुद ही बोल दिया कि बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, तो फिर अब ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और देश से आप क्या लेके जा रहे हैं? ये तो हिंदुस्तान का बना हुआ है हमारे ख्याल में। इटली में तो नहीं खरीदा होगा ये मेलोडी का पैकेट, हो सकता है इसी नाम से वहां भी बिकता हो। हमारे ख्याल में पार्टी शायद मल्टीनेशनल कंपनी है, लेके गए होंगे, बताइए आप। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी मुश्किल चीजें हैं। तो ये सब चीजें, विदेश नीति ऐसे नहीं बनती है। एक तरफ आप जो है देश को ये कह के गए थे कि देश पे एक बहुत बड़ा खतरा है,
एक देश बहुत बड़ी मुसीबत में है, आर्थिक समस्या है, और वहां जाके आप ये जो कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। आपने इतने दिनों में वहां पे जो आप बात करते थे, कौन सी ऐसी बात करी जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गरिमा बढ़े, भारत की स्थिति बढ़े? कोई ईरान और अमेरिका के युद्ध के ऊपर कुछ बात करी? रूस और यूक्रेन के युद्ध पे कुछ बात करी? दुनिया की आर्थिक स्थिति के ऊपर कुछ बात करी? तेल गैस के ऊपर कुछ बात करी? आप क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी ने इतना साफ कहा, बोल दिया कि नॉर्वे काहे के लिए गए थे आप? नॉर्वे में जाके आपने क्या किया? अडानी का नाम उस लिस्ट में से आपने निकलवा दिया जो उसने ब्लैक लिस्ट में नॉर्वे ने डाल रखा था। अमेरिका में आपने क्या किया? जो केसेस थे अडानी के ऊपर से वो हटवा दिए आपने वहां से। तो राहुल ने आज रायबरेली में यही कहा कि अंबानी और अडानी को पूरा देश बेच दिया है। तो मैं क्या कहूं? जी, इस देश की जनता के साथ गद्दारी हो रही है, तो मैं क्या कहूं? और कांग्रेस इसके साथ मजबूती के साथ खड़े होने का ये अच्छी बात है। जी राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा फॉरेन पॉलिसी से लेकर राहुल गांधी का ये हमला, सुनील शुक्ला जी, राहुल गांधी का दो हमला, एक गद्दार और दूसरा मेलोडी पर, और भारत की फॉरेन पॉलिसी, उसमें भी 5 देशों की यात्रा पर निकले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आखिरी पड़ाव इटली का। जैसी तस्वीरें वहां के राष्ट्राध्यक्ष के साथ नरेंद्र मोदी ने शेयर की हैं, क्या ऐसी तस्वीरें आपने यूएई से लेकर नॉर्वे तक देखी क्या? वहां के यूएई के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात, और वहाँ के शेख से मुलाकात, उसके बाद फिर इधर स्वीडन में मुलाकात, डच के डचलैंड यानी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से मुलाकात, या आप नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात, किसी के साथ इस ढंग की तस्वीर देखे क्या? अभी इसी पिछले 7 दिनों में देखे होंगे तो ज़रूर बताइएगा। मैं नहीं देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और उसमें भी आप भी विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्रियों के साथ काफ़ी गए हैं, क्या चॉकलेट लेके जाते थे? क्या चॉकलेट देते थे? आज तक कभी देखा मुझे नहीं, मैं भी काफ़ी गया लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए अगर आप देखे हों तो 2 चीज़ें ज़रा दुरुस्त कर दीजिए अगर आप देखे हों तो। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। नहीं, मैं उपहारों का लेन देन होता रहा है, लेकिन क्या उपहार ले दिए जा रहे हैं ये बाद में पता चलता था। हमारे आपके देश में भी उपहारों के लेन देन की एक परंपरा है, लेकिन ये बात कही जाती है, हमारे यहाँ एक जन विश्वास है कि उपहार छिपा के दिए जाते हैं। आप उसको उसका सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए एक लोक परंपरा है कि उसकी इजाजत रहेंगे। और ये इसलिए कहा गया कि किसने क्या दिया वो केवल देने वाला जाने और पाने वाला जाने। जिस तरीके से ये मेलोडी चॉकलेट प्रधानमंत्री देते हुए दिखाई दे रहा है, ये तो इस तरह के दृश्य कभी नहीं दिखाई पड़े। मनमोहन सिंह तो कभी, मुझे याद भी नहीं है किसी को इस तरह का उपहार देते हुए दिखाई पड़े हो। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कभी मुझे दिखाई नहीं पड़े कि कुछ माने ये इस तरह के उपहार देते। टॉफी देते हुए दिखे क्या कोई? टॉफी वो कोई मतलब, हाँ ये जरूर है कि जो डेलीगेशंस गए रहते हैं द्विपक्षीय यात्राओं पे, खास तौर से अगर उन देशों से अगर आपको कुछ उपहार मिलता है तो ये संभव है कि उसमें टॉफी शामिल हो। उन देशों में जहाँ पे जो टॉफी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता। और 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में तो इस तरह के लेन देन का मुझे मेरे स्मृतियों में नहीं है, या कोई गंभीर डिप्लोमेटिक कार्रवाई हो या पहल हो, उस श्रेणी में भी ये नहीं आता। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री जी का हो सकता है कि इटली के प्रधानमंत्री से एक अच्छी ट्यूनिंग हो, और ये इस तरह से तो दिया ही नहीं जाता। वैसे आप लोग लग रहा है आप विज्ञापन कर रहे हैं। हमको और आपको अखबारों में सिखाया गया है कि आप किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेंगे, ये कि आप विज्ञापन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो समाचार लिखने की जो शास्त्रीयता है उसमें इसकी मनाही है। यह कमर्शियल एक्टिविटीज से माना जाता है, और आप बाकायदे हाथ मिले हुए पैकेट दिखा रहे हैं और इतने भोंडे तरीके से, मतलब आप एक प्लास्टिक के थैले में कुछ टॉफ़ी रखी हुई है,
उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी एक देश का प्रधानमंत्री किसी प्रधानमंत्री को दे रहा है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप जब प्रदान कर रहे होते हैं तभी उसकी गरिमा होती है। उस गरिमा के साथ आप इस तरह के उपहारों का लेन देन करते हैं। आपने कहा कि अन्य देशों में, आप याद कीजिए, वो भी बहुत अच्छा नहीं लगा। प्रधानमंत्री जब यूएई में उतरते हैं तो हवाई अड्डे से ही उतरने के साथ ही वो बाहें फैला करके राष्ट्रपति से मिलते हैं यूएई में। तब एक ही समान तरीके से गए, मिले, उसको भी कूटनीतिक बिरादरी में बहुत अच्छा नहीं, कोई गंभीर बात नहीं मानी। ये आप देखिए हमारे स्क्रीन पे भी ये बात आ गई। तो ये स्थिति बनती है। इससे लगता है जो प्रधानमंत्री देश में कहीं मुस्कुराते भी नहीं है और वहाँ बाहें फैला करके आप मिलते हैं तो ये लगता है कि किसी चीज़ का प्रदर्शन कर रहा है। इन यात्राओं से कुछ निजी तौर पे आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। देश का कितना हासिल होगा कितना नहीं होगा ये तो बड़ा सवाल है ही है। और जो विपक्ष के नेता ने सवाल उठाए हैं बहुत गंभीर विषय है। अगर देश आर्थिक संकट में है, अगर देश ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, अगर देश में लोगों से उपभोक्ता वस्तुओं की खाद्यान्न तेल की खपत कम करने का आग्रह किया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा आपका देश एक गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि वह अपने जीवन में कतिपय निषेध लागू करें। ऐसे में अगर आपके घर में संकट की स्थिति है और आप किसी को उपहार दे रहे हैं तो यह संवेदनशीलता है। आप अपनी समस्याओं के लिए, अपनी जनता की समस्याओं के लिए संवेदनशील नहीं है। आपने जेलेंस्की को किसी को उपहार देते हुए देखा क्या? युद्धग्रस्त राज्य है, वो देश है, जगह जगह घूम घूम करके सहायता मांग रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ते हैं। कभी भी आपको नहीं लगा किसी को उन्होंने उपहार दिया होगा। सामान्य कपड़ों में नहीं दिखाई पड़ते हैं जिसको आप प्रोटोकॉल कर सकते हैं। आप जो किसी तरह से गए, अपनी बात कही और लौट आए। यह जो समस्याग्रस्त देश हैं उनके साथ है। आप ईरान के राजनयिक विदेश मंत्री और वहाँ पे संसद के अध्यक्ष दो बार उन्होंने पाकिस्तान की उन्होंने यात्राएं की। कभी आपने देखा क्या कि कभी उपहार का लेन देन कर रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा देश युद्धग्रस्त है, उनके सामने संकट है। अपने नागरिकों को के लिए वह पिछले कई दशक से, पिछले 40 वर्षों से वह एक आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं। तो कौन सा व्यक्ति किस तरह का आचरण करेगा, यह भी हमारी परंपरा है। खासतौर से हमारे देश में तो इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की गई जी। क्या आपका व्यवहार किस समय क्या होगा। इन घटनाओं से अगर आप सोचिए कि नॉर्वे में कोई भारतीय प्रधानमंत्री 45 साल बाद गया, क्यों? यह अनायास था। एक तरफ देश में आप कह रहे हैं कि ऊर्जा का संकट है, आप डीजल पेट्रोल का उपयोग कम कीजिए, और खुद आप नॉर्वे जैसे देश में जाते हैं। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी? नॉर्वे से आपने क्या हासिल किया? कौन से ऐसी तात्कालिक जरूरत थी कि अगर आप नहीं जाते तो आप वंचित हो जाते? अगर कोई बहुपक्षीय आयोजन है जिससे भारत को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्षों के विदेश यात्राओं पे सवाल खड़े करना बहुत तार्किक नहीं होता, लेकिन यहाँ तो सवाल ये भी पूछा तो जाता है ना कि आप क्यों जा रहे हैं, किस बात की आवश्यकता है। अगर देश इस संकट से गुजर रहा है और देश के लोग अपने नेता को अपने बीच में मौजूद चाहते हैं, वो लोग सवाल खड़े होंगे। जो विपक्ष के नेता ने सवाल उठाए कि अगर आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने खर्चों को कम करें और ऐसी वस्तुओं के उपभोग को सीमित करें जिसमें उनको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। तो विदेश यात्राओं में चाहे प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो और चाहे अपने निजी जेट से यात्रा करने वाला कोई उद्योगपति हो, उनमें निश्चित रूप से वही फ्यूल खर्च होता है जिस फ्यूल की खपत को कम करने के लिए आप बात कर रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं और यह संवेदनहीनता का परिचय है। अगर हमारे आपके देश में ये स्थिति बनी हुई है और हम बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो यह तो सवाल उठेगा। और इस सवाल को उठा करके राहुल गांधी ने लोगों के मन की बात कही। जो उन्होंने बात की है, जो उन्होंने हमला बोला है, संविधान के गद्दार की संज्ञा उन्होंने दी, यह उनका जो संविधान बदलने का एक नारा था उसका विस्तार है। यह कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, उन्होंने अपने को दोहराने से बचाया है और एक नया शब्द उन्होंने सृजित किया, गढ़ा है, जिसका भी असर होगा।
सबसे बड़ा संकट यह है कि संविधान को अगर आप मानेंगे नहीं, संविधान में दी गई सुविधाओं को, दिए गए संरक्षण को आप लागू नहीं होने देंगे, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में सवाल पैदा होगा। और यह आज जिस समूह में उन्होंने बात कही है, दलित समुदाय का एक जो इकाई आयोजन था, बहुजन समाज के लोगों का एक आयोजन था, उसमें विमर्श है। आप इस समाज के लोगों से बात कीजिए तो उनके मन में सवाल पैदा हो रहा कि जो उनको आरक्षण मिला हुआ उसका क्या होगा, जो आरक्षण को कमतर करने की कोशिश की जा रही है उनका क्या होगा। अभी पश्चिम बंगाल में जो ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ था 17%, उसको घटा करके वहाँ की सरकार ने 7% कर दिया। ये बात तो उठेगी, लोगों के मन में तो सवाल उठेंगे। तो राहुल गांधी ने संविधान के गद्दार का नाम देकर के उसमें भारतीय जनता पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने अपने संविधान बचाओ नारे को विस्तार दिया। और यह निश्चित रूप से एक राजनीतिक पहल है, और यह राजनीतिक पहल आने वाले जो चुनाव है विभिन्न राज्यों में उसको दृष्टि में रख करके किया गया है। और इसका असर केवल इन राज्यों में नहीं पड़ेगा, इसका असर पूरे देश में पड़ेगा, क्योंकि संविधान की बात, जाति जनगणना की बात, आरक्षण बचाओ, दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, ये बड़े सवाल हैं। जिन सवालों को लेकर के जो सत्तारूढ़ दल है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री पर या पूरी सरकार के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। तो अगर विपक्ष के नेता संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं जिसको आप खारिज नहीं कर सकते, अगर विपक्ष के नेता संविधान के खतरे की बात को संविधान के साथ गद्दारी तक के बात करने लगे हैं, इसको भी आप नकार नहीं सकते। क्योंकि संविधान जब आप ये कहते हैं कि जो देश की संस्थाएं हैं वो कंप्रोमाइज है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप संविधान के गद्दार हैं। अगर संविधान अपने रूप में, अपने स्वरूप में, अपनी शास्त्रीयता के साथ अगर आप लागू नहीं होने देते तो ये बात तो कही जाएगी, और यह बात निश्चित रूप से इसका असर भी होगा। तो राहुल गांधी के जो सवाल हैं, इन सवालों को भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल पार्टी खारिज कर देगी ये, और उसके कहने से बात समाप्त हो जाएगा, ये संभव नहीं है। नॉर्वे में जो सवाल वहाँ के पत्रकार ने उठाया वह आज भी लोगों के बीच में घूम रहा है। उस पत्रकार ने पूरी दुनिया से अपील की है, दुनिया के पत्रकारों से अपील किया है कि जहाँ कहीं भारतीय प्रधानमंत्री जाओ उनसे सवाल पूछिए, एक पत्रकार के रूप में पत्रकारिता के लिए आवश्यक है ये सवाल उनसे पूछे जाए। नॉर्वे में तो और भी बहुत कुछ हुआ। नॉर्वे में एक कार्टून छपा, आज अखबार में एक कार्टून छपा, देखा आप लोगों ने? आप लोगों ने देखा उस कार्टून को? जरा कार्टून दिखा देते हैं, चलिए ये देखिए, ये कार्टून, ये बहुत प्रचलित है। ये कार्टून छपा, नरेंद्र मोदी बीन बजा रहे हैं और सामने ये जो है ये सांप की तरह, ये ऑयल का वो जो आप तेल भराने जाते हैं वो है, तो नोजल पेट्रोल पंप का नोजल जो पेट्रोल पंप का नोजल है। तो आप समझ सकते हैं। एक और फोटो छपी है वहाँ पे जिसमें उनका चेहरा टेलीप्रॉम्प्टर से ढका हुआ है जी, वो दिखाई नहीं पड़ते। ये भी बड़े, तो ये प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पे नॉर्वे है, और हम प्रेस फ्रीडम में 157वें नंबर पर हैं, 157th नंबर पर हैं। तो ये फर्क है। आप राजीव जी, जिस पत्रकार ने भारतीय प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, उसी पत्रकार ने अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर नाराजगी व्यक्त की कि आपने भारतीय पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया, और बाद में उनको एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जी। हम और आप ये सोच भी सकते हैं कि इस देश में कोई पत्रकार कर सकता है क्या, और लोगों के मन में किस तरह की दहशत है। ये बड़े सवाल हैं। और अगर आप सबसे बड़ा लोकतंत्र, लंबा चौड़ा, उससे भी जार साहब का जो भाषण है, वो प्रधानमंत्री जी का जो 2023 का भाषण है, व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हैं, वो तो मूल विषय की आप बात नहीं करते। और इन चीज़ों का असर है, इन घटनाओं पे जो जन प्रतिक्रिया है अपने देश में सोशल मीडिया पर, ये बताता है कि इन घटनाओं को लेकर के लोगों के मन में उठ रहे संशयों का, विपक्ष के नेता के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का लोगों के बीच में कितना असर है और किस तरह की प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल। जल्दी से अमलेंदु जी जरा ये बताइए कि क्या राहुल गांधी ने आने वाले चुनावों के लिए, जैसा कह रहे थे हमारे दो साथी प्रशांत जी भी और शकील जी भी और फिर सुनील जी भी,
कि एक एजेंडा, और उसमें भी अब थोड़ा और मारक एजेंडा है जिसमें देश के गद्दारों का नाम है। इसको कैसे देखा जाए, पहली बात। दूसरी बात, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टॉफ़ी देने का जो वीडियो शेयर किए, रील बना के शेयर किए, और उसके अलावा जो फोटोग्राफ्स मेलोनी के साथ चाय कॉफ़ी पीते हुए, रोम शहर को देखते हुए, हाथ उठाकर इशारा, जिस ढंग से वो फ़ोटो खिंचाते हैं अकेले, वो सब करते हुए, इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा है? प्रधानमंत्री तो हम इसलिए चुनते हैं ना, उनका पर्सनल लाइफ तो अपनी जगह पे है। हम तो प्रधानमंत्री इसलिए चुनते हैं, देश चुनता है, संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, सांसद इसीलिए चुने जाते हैं ताकि देश उन्नति करे, तरक्की करे। देश की छवि बदनाम जो हो रही है वो जो अभी कार्टून देखे उससे दुनिया भर में आपने देखा। कल एक्सक्लूसिवली बात की हेले लिंग ने अपने डीवी लाइव से, अपने देश बंधु के करस्पॉन्डेंट जो वहाँ नॉर्वे में हैं, ओस्लो में हैं, उनसे हमने दिखाया भी, सुनाया भी। तो इसलिए ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि ये यात्रा, विदेश यात्राएं बहुत होती हैं प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपति की, सबकी होती रही है, और बहुत नज़दीक से उन यात्राओं के साक्षी रहते हुए मैंने भी बहुत कुछ देखा है, हमारे तमाम साथियों ने देखा है, सब गए हैं, देखा है, सुना है। इस यात्रा को कैसे देखा जाए? राजीव जी, एक तो राहुल गांधी ने आज जो हमला बोला है वो सिर्फ चुनाव का ही एजेंडा सेट नहीं किया है। चुनाव तो खैर बाद में है, अभी समय है चुनाव का, और चुनाव तक तो बहुत से एजेंडे आ जाएंगे। अभी तो संघर्ष का एजेंडा सेट किया है कि ये जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार के जरिए लूटे जा रहे हैं चुनाव, तो राजीव जी अब ये सिर्फ चुनाव लड़ने से काम नहीं चलेगा। चुनाव लड़ने के लिए भी ये सरकार से लड़ना पड़ेगा और चुनाव आयोग से लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए राहुल गांधी ने बहुत मजबूती के साथ ये कहा कि ये संविधान के गद्दार हैं और इसलिए हम माफ़ी नहीं मांगेंगे इन गद्दारों से। मतलब साफ तौर से कान खोलकर सुन लो। तो राजीव जी, गद्दार कहने की स्थिति तक अगर राहुल गांधी पहुंच गए हैं तो सिर्फ ये चुनाव का एजेंडा तो मुझे लगता है कम से कम नहीं हो सकता। चुनाव में तो और भी बहुत सारे एजेंडे हो सकते हैं। ये एजेंडा आगे जाके बढ़ेगा चुनाव में, इसके साथ और भी कई चीज़ें जुड़ेंगी, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप सब चीज़ें होंगी। लेकिन अभी से ये तैयारी है राजीव जी कि एक संघर्ष निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। और जिस तरीके से बंगाल और तमिलनाडु में SIR के जरिए सरकारें लूटने का काम किया, एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से, अब उसके खिलाफ एक व्यापक संघर्ष जो है वो जरूरी है। और इसलिए व्यापक संघर्ष तभी होगा जब जनता के अंदर ये बात जाएगी कि आपका अधिकार लूटा जा रहा है। सरकार में कोई आए कोई जाए, लेकिन लूटा किसको गया राजीव जी? ममता बनर्जी अगर हार गई तो ममता बनर्जी का क्या लूट गया? ममता बनर्जी तो ठीक है भाई, 200 करोड़ की मालकिन है, अपने आप काम करेंगी, राजनीति भी करती रहेंगी। अगर स्टालिन हार गए तो कई हजार करोड़ के आदमी है, काम करते रहेंगे, पैसा कौड़ी सब कुछ है, राजनीति भी चलती रहेगी। उनका क्या चला गया? गया तो जनता का है ना राजीव जी, लूटा तो जनमत गया है। तो इसलिए जनता में ये उत्तेलन करना जरूरी है कि भाई आपके अधिकार लूटे जा रहे हैं। और ये सिर्फ SIR जो है ये सिर्फ एक चुनाव लूटने का जरिया नहीं है, बल्कि इसके जरिए आपका जो 5 किलो राशन है उससे लेकर और आपका जो नागरिकता है उस तक को छीनने का प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने ये बात भी राजीव जी स्पष्ट की कि ये किस तरीके से इनका जो एजेंडा है वो किस तरीके से लूट करना है, और ये उन्होंने तो स्पष्ट किया राजीव जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव के एजेंडे के साथ साथ ये संघर्ष का एजेंडा भी तैयार हो रहा है। और ये बात लगातार होती रहती है कि चुनाव आयोग की जो भारतीय जनता, आवाज़ जा रही है आपकी, आवाज़ ट्विटर से सिर्फ नहीं निपटा जा सकता, उसके लिए एक व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है, तो वो राहुल गांधी ने किया है। अब राजीव जी, प्रधानमंत्री जब वहाँ मेलोडी लेकर गए हैं तो प्रधानमंत्री की हैसियत ही राजीव जी 500 रुपए की है। तो इस पर क्या चर्चा करना प्रधानमंत्री की हैसियत पे? 150 रुपए का पैकेट ले गए होंगे और 500 रुपए की प्रधानमंत्री की हैसियत है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ 500 रुपए की हैसियत, आपको याद होगा कि जियो जो था उसने प्रधानमंत्री का चेहरा जो था वो अपने विज्ञापन पर इस्तेमाल किया था, अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन दिए गए थे। तो 500 रुपए का दंड लगा दिया गया था जियो पे, तो जियो ने दे भी दिया होगा। 500 रुपये नहीं दिया होगा तो प्रधानमंत्री ने खुद जमा कर दिया होगा। तो प्रधानमंत्री की जब औकात ही राजीव जी 500 रुपये की है तो इस पर क्या चर्चा करना कि मेलोडी लेके गए क्या लेके नहीं है। लेकिन इसके जरिए राजीव जी प्रधानमंत्री ने जो भारत की गरिमा गिराई है वो अमूल्य है। प्रधानमंत्री ने जो भारत का अपमान किया है
उसकी भरपाई किसी तरीके से नहीं हो सकती है। ये निश्चित तौर पर है राजीव जी, और पूरी दुनिया जिस तरीके से हंस रही है कि भारत का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका प्रधानमंत्री कितने निचले दर्जे की हरकतें कर सकता है, ये राजीव जी पूरी दुनिया कह रही है। प्रेस फ्रीडम को लेकर जो बातें हैं राजीव जी, प्रेस फ्रीडम को लेकर जो सवाल उठे, अब वहाँ एक डैन कय्यूम है, उन्होंने राजीव जी बड़ी लंबी पोस्ट लिखी और उन्होंने लिखा उसमें राजीव जी कि जो काम भारत के मीडिया को करना चाहिए था वो काम जो लिंग है, जो हेले लिंग है, उन्होंने किया और भारत का मीडिया इस काम को नहीं करता। ये सवाल जो थे उसको पूछने चाहिए थे। और उन्होंने फिर वो भी जिक्र किया कि सबरीना ने सवाल पूछ लिया था जो बाइडेन के साथ में प्रधानमंत्री से कि उस समय किस तरीके से अपमानित किया गया और किस तरीके से ट्रोल किया गया। और राजीव जी यहाँ पे हेले लिंग को भी ट्रोल किया गया। सिर्फ ट्रोल ही नहीं किया गया, हेले लिंग का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड करा दिया गया मेटा से। तो राजीव जी जाहिर सी बात है कि ये मेटा जो है ऐसे आसानी से सस्पेंड नहीं कर देगा किसी का भी कोई, चाहे भारत की तरफ से लिखित आपत्ति गई हो या अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया गया हो, जो भी किया गया हो, ये वहां सब किया गया। तो राजीव जी इन सारी हरकतों से अगर कोई ये सोचता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है भारत का मान बढ़ा रहे हैं, तो वो राजीव जी या तो धूर्त या मूर्ख है, दो ही बातें हो सकती हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री भारत का मान नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार भारत का मान गिरा रहे हैं। और राजीव जी 70 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने निचले दर्जे के काम कम से कम देश के बाहर जाकर तो नहीं किए जितना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्वामी जी, ज़रा आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूँ और ज़रा ये बताइए कि राहुल गांधी और देश के चुनावी, क्योंकि अब फिर से अगले 2-1 महीने में चुनाव की बात शुरू हो जाएगी। अगले साल तो 7 राज्यों में चुनाव हैं, 5 राज्य पहले पड़ाव में, 2 राज्य अगले पड़ाव में। और इसलिए ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, क्या यहाँ राहुल गांधी का जो आज भाषण है उस भाषण को आप कैसे देखते हैं? और इस अग्रेसिव नोट पे जो भाषण उन्होंने दिया है और उसके बाद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोल है देश में भी विदेश में भी, विदेश से आज लौट आएंगे, लेकिन खासकर देश में जो रोल है, क्या और सवालों के घेरे में आएंगे नरेंद्र मोदी? क्या यहाँ से ये भी पूछा जाएगा अब, क्योंकि देश में जो किल्लत है, अब जितना भी कह लें लेकिन किल्लत तो है, पेट्रोल डीजल की किल्लत है, सोना चांदी खरीदने से आप मना कर रहे हैं, खाने पीने और इन सब तमाम चीज़ों पे भी होगी। और ख़ासकर राहुल, चूँकि आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी आज भी कह रहे थे कि आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी टॉफी बांट रहे हैं। स्वामी जी देखिए राजीव जी, जो आपने कहा कि भारत में लौटने पे क्या होगा, भारत में लौटने पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी बोलेगा, जो भी अपना प्रश्न पूछेगा, उसको जेल हो जाएगी, एनएसए यूएपीए लग जाएगा 4-5 साल। ये जब तक जैसे कहा था भगवान कृष्ण ने कि पाप का घड़ा जब पूरा भर जाएगा और जनता ही उद्वेलित होकर प्रश्न पूछेगी, और इतने ज्यादा लोग ये प्रश्न पूछेंगे, जब 15-20 करोड़ लोग ये प्रश्न पूछेंगे, तब जवाब देने में मुश्किल होगी। राहुल गांधी ने एक चैलेंज कर दिया है। देखिए राजीव जी, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कौन चुनाव जीते कौन हारे, मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कौन सत्ता में आए, लेकिन जिस प्रकार से संविधान का अपमान हो रहा है, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन हो रहा है, और उसके बाद जिस प्रकार से चुनाव आयोग बेईमानी करा के चुनाव जिता रहा है, ये जरूर हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका हमें सामना करना होगा। राजीव जी, मैं कहता हूं जो ये पत्रकार, आप तो जर्नलिस्ट हैं, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूं। देखिए, अध्यापक 2 प्रकार के होते हैं राजीव जी। एक अध्यापक वो होता है जो कहता है दिस इज माई क्लास, और स्टूडेंट से कहता है कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, जो मैं पढ़ के आया, जो रट के आया हूं, मैं यहाँ पढ़ दूंगा और कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, अगर तुमने कोई प्रश्न पूछा तो इंटरनल में तुम्हारे मार्क्स कम कर दूंगा। और दूसरे वो अध्यापक होते हैं राजीव जी, मैंने अपने जीवन में जब तक अध्यापन किया एक सिद्धांत का पालन किया। मैंने अपनी क्लास की पहली मीटिंग में ये कहा, पहले सेशन में ये कहा, मैं उस बच्चे से बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा जो मुझे चैलेंज करेगा, मुझसे प्रश्न पूछेगा। मेरे अगर छात्र भी आपका कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो इस बात की ताकीद करेंगे कि मैंने पहले सेशन में ये कहा, मुझे चैलेंज करो, प्रूव करो कि मैं गलत हूँ। और एक किस्सा छोटा सुना देता हूँ। एक बार आपके कार्यक्रम में 3 साल पहले मैंने सुनाया था। एक बार महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह पे चारों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी और उसे तिरस्कार के भाव से भीष्म पितामह फेंक रहे थे। एक तीर आया, उनके वक्षस्थल में लगा, घाव हुआ, चोट लगी और भीष्म पितामह खुश हुए।
जब उनसे पूछा गया कि आप खुश क्यों हैं, आपके तो खून बह रहा है, उन्होंने कहा ये बाण मेरे शिष्य अर्जुन का है जो अपने गुरु के सीने को बीध सकता है। मैंने हमेशा ऐसे अध्यापन किया। मैंने कहा जिस दिन मेरा छात्र खड़ा होकर कहेगा सर एक्सक्यूज मी व्हाट यू आर सेइंग आई डोंट एग्री विद यू, मैं प्रूव करूंगा आप गलत होगा, मैं अपनी जेब से उसी समय 500 रुपए निकाल के उसको दे दूंगा और उसे साधुवाद दूंगा कि तुमने मेरे गुरुत्व का, मेरे गुरु के ऋण को ऋण कर दिया और मुझे गुरु दक्षिणा दे दी अगर तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा जिसका मैं जवाब नहीं दे पाऊं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट के प्रश्न का जवाब न देना ये इतना ज्यादा एक दुष्टता का प्रमाण है। देखिए प्रश्न, और मानी बात है कि हमारे देश की एक प्रतिष्ठा है, हमारे देश की अनादिकाल से प्रतिष्ठा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले कह रहे थे 5000 साल हमारी पुरानी व्यवस्था है, हम शास्त्रार्थ वाले लोग हैं। हमारे देश के वो प्रधानमंत्री जिनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते थे कि वो हमारे गुरु हैं, जब भी कोई अर्थव्यवस्था की बात होती है मैं पूछता हूं, अगर प्रश्न पूछा गया था, कोई डिफिकल्ट प्रश्न तो नहीं पूछा गया था, प्रश्न तो ये पूछा गया था कि आपने अपने देश में प्रेस फ्रीडम को इतनी बुरी स्थिति में क्यों पहुंचा दिया, उसका जवाब दे देते, कह देते कि नहीं हमारे देश में हमने डिक्टेटरशिप लागू कर दी है, हमने मनुस्मृति लागू कर दी है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया है, जो पत्रकार प्रश्न पूछता है उसको हम जेल के अंदर डाल देते हैं, हम यूट्यूब चैनल्स को बंद करा देते हैं, हम गोदी मीडिया को आगे बढ़ाते हैं जो असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका देता है, जवाब दे देते ना। लेकिन आज जैसे मेरी भारत माता का, मेरे देश का जिस प्रकार से पूरे विश्व में इस घटना की वजह से कि आपने एक पत्रकार के प्रश्न का जवाब नहीं दिया, मेरी भारत माता का अपमान हो रहा है, ये मेरे लिए, भारतवासी के लिए, भारत माता के बेटे के लिए एक अपमानजनक स्थिति है। और मोदी जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो अपने साथ अमित शाह को भी ले जाएं, अमित शाह जवाब दे दें, जैसे वो प्रेसिडेंट जब थे बीजेपी के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कह दिया था मेरे अध्यक्ष बैठे हैं ये जवाब देंगे। लेकिन कृपा करके मेरी देश की प्रतिष्ठा को मत गिराइए। मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता कौन जीते कौन हारे, मुझे अंतर इस बात से पड़ता है मेरी भारत माता की प्रतिष्ठा पे कोई आघात नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जीते हारे पर भी प्रश्न तो उठता ही है, कौन जीते कौन हारे। प्रशांत जी। जी फिलहाल तो देखिए मोदी जी की विदेश यात्रा है और एक 27-28 साल की पत्रकार, युवा पत्रकार हेरी लिंग ने पूरे इनके इकोसिस्टम को हिला दिया। सारा इनका जो रवांडा मीडिया है उसके एंकर्स लगे हुए हैं और सब उसको कोई एजेंट बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। सिंपल सा बात थी कि उसने एक सवाल पूछा, उसका जवाब आप नहीं भी दे सकते थे लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कोई हमको बता दे कि क्या ये किसी डिप्लोमेटिक विजिट की तस्वीरें हैं कि आप डेट पे गए हैं। बड़ा कहना पड़ रहा है, क्या करें। जब तस्वीरें ऐसी आएंगी तो इस तरीके की बातें होंगी। क्या ये डिप्लोमेटिक विजिट की तस्वीरें हैं? क्या ये डिप्लोमेसी ऐसे होती है? ये बड़ा खेदजनक है। तो असली मामला क्या है कि आप देखिए कि जब वो ओस्लो में थे तो पोडियम पे 3 लोग थे, बाकी 2 लोगों के सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, इनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर था, मोदी जी के सामने हिंदी में बोल रहे हैं, फिर भी टेलीप्रॉम्प्टर है। इटली में भी, रोम में भी हिंदी बोल रहे हैं, तब भी टेलीप्रॉम्प्टर है। मेलिनी के सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। सवालों का जवाब नहीं देते हैं आप। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से मिलते हैं तो ही खीखी करते हैं। ये एक दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार है। जिसको कम्युनिकेशन आता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, उसको ये इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक जिसको कहा जाए हीनता का एक भाव है, इन भावना का। वो चाहे वो शिक्षा की वजह से है, चाहे वो एक्सपोजर ना होने की वजह से, किस भी वजह से है, लेकिन वो एहसास कमतरी हर जगह दिखाई देता है। 25 साल लगभग सत्ता में रहने के बाद भी एहसास कमतरी दिखाई देता है। उससे मुझे ये लगता है कि देखिए जो एक वर्ग है भारत में,
खासकर उत्तर भारत में, जिसने मोदी जी को मीडिया दिया, अपनी संवैधानिक उनको एक मैंडेट दिया कि आप संविधान को कमजोर करो, हम आपको कॉरपोरेट भी देंगे, हम आपको मीडिया भी देंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी आपको मदद मिलेगी, आपको सोशल मीडिया में ट्रोल भी देंगे, पूरा इंतजाम किया इनके लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये गलत व्यक्ति पे बाजी लगा दी इन्होंने। मोदी जी वो डिलीवर नहीं कर सकते जो मैंडेट ये जो सामाजिक यथास्थिति के लोग हैं उन्होंने दिया है इनको। और इसीलिए क्योंकि वो एहसास कमतरी के शिकार हैं, बहुत आगे तक वो जा नहीं सकते। केवल यही कि तीसरा टर्म है, आप SIR करके आप चुनाव जीतते रहोगे और आप इस तरीके की हरकतें करते रहोगे, लेकिन आप वो डिलीवर नहीं कर पाओगे उनको जो मैंडेट आपको दिया गया है, क्योंकि वो शख्सियत ही नहीं है। कभी आपकी गिनती, जैसे मान लीजिए कि मैं एक आखिरी बात कह रहा हूँ कि कोई पिछले प्रधानमंत्री हुए तमाम सारे, उनके भाषणों पे किताबें छपती हैं, उनके कोई ना कोई यादगार भाषण होते हैं। मोदी जी के यादगार भाषण क्या है? 25 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी हो दीदी, ऐसी कौन सी ऐसी बात मोदी जी ने कह दी कि ट्विस्ट विद डेस्टिनी जैसी कोई, जो याद रखी जाएगी दशकों तक, सदियों तक। तो ये एहसास कमतरी के शिकार हैं जो रोज दिखाते हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और भारत की विदेश नीति, लेकिन इन सब के बीच अगर देश की सियासत, उसमें भी SIR का आप जिक्र कर रहे थे। ज़रा सुनील शुक्ला जी, क्या यहाँ पर अब इस चुनाव के बाद, पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव के बाद अभी एक छोटा सा गैप है, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी लौट के चले आएंगे, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों पर क्या कहा जाए और वो आप भी कह सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहाँ अब चुनाव में पारदर्शिता को बिल्कुल ही ख़त्म माना जाए, और अगर वो ख़त्म है तो फिर आने वाले समय में चुनाव कराने का, चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, रस्म अदायगी माना जाए। एक गंभीर समस्या है इसमें, विपक्ष, इसमें सत्ता पक्ष, इसमें चुनाव आयोग, इसमें सुप्रीम कोर्ट, इन सब की बातें। एक बहुत ही अच्छी बात अभी मैं देख रहा हूं कि उज्ज्वल भुइयां ने कही है, असहिष्णुता पे कही है बात, और उन्होंने कहा है कि असहमति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। असहमति, डिसेंट, इसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए, और असहमति व्यक्त करने वाले के साथ दमनकारी नीति नहीं अपनाना चाहिए, उनका दमन नहीं करना चाहिए। और इसके लिए राज्यों को विशेष रूप से, और जो इन लोगों को, जो असहमति व्यक्त करने वाले लोग हैं, इनको कट्टरपंथियों से और असहिष्णु समूहों से या इनका नेतृत्व करने वाले लोगों, अभिकर्ताओं से इनको संरक्षित भी किया जाना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। टिप्पणी ही सही, टिप्पणियाँ बहुत अच्छी आती हैं, और अभी ये जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की टिप्पणी है। नहीं, बड़ी गंभीर टिप्पणी है। और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस वीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने ही जो नोएडा के आंदोलनकारी मजदूरों को की गिरफ्तारी को लेकर के जो टिप्पणी की है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा कि आप किसी भी श्रमिक के द्वारा, किसी भी कर्मचारी के द्वारा वेतन वृद्धि की मांग करना देशद्रोह नहीं है। आप उनको आतंकवादी की तरह से आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते, और उनको उनकी इस तरह से गिरफ्तारियां उचित नहीं है। हालांकि जिन 2 लोगों को उन्होंने बुलाया उनको जमानत नहीं दी, लेकिन उनकी बात को सुना उन्होंने और अपनी अदालत में बुलाया, और उन दोनों व्यक्तियों ने अदालत में खड़े होकर के जो पुलिस का अत्याचार है उसका बाकायदे व्याख्यान विवरण प्रस्तुत किया उनके सामने। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय के कुछ माननीय न्यायमूर्तियों की ही का अपना यह बयान है। आप उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालयों में जो हो रहा, अभी
उमर खालिद और सरीजुल इमाम को लेकर के इन्हीं दोनों न्यायमूर्तियों की टिप्पणियों के बाद जो ट्रायल कोर्ट है दिल्ली की, उसने अंतरिम जमानत भी नहीं दिया उमर खालिद को, जब वो अपनी माँ के लिए बीमारी के इलाज कराने और अपने चाचा के एक संस्कार में भाग लेने के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी, खारिज कर दिया। जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और गंभीर टिप्पणियां की है कि आप लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते, किसी भी कानून के तहत नहीं रख सकते हैं। और बाकायदे जो 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का 33 सदस्यीय पीठ का निर्णय है उसका उल्लेख किया था, नहीं दिया उन्होंने। ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने कहा कि नहीं जो आप बातें कर रहे हैं वो उचित नहीं है, और बाकायदे जो प्रोसिक्यूशन है उसने उसका विरोध किया। तो इन बयानों से कोई ये तो निश्चित रूप से दोनों न्यायमूर्ति साधुवाद के प्रतीक हैं, और इनके बयानों से निश्चित रूप से जो हमारी जो अदालती कार्रवाइयाँ या न्याय व्यवस्था है उसके प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उनके बयानों से लोग प्रेरित होते हों, कुछ सीखते हों, यह बड़ा सवाल है। अब बात जो कही कि जो विदेशों में प्रधानमंत्री जी के जो करती है, दरअसल होता क्या कि जब आप अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने देश के आंतरिक राजनीति को साधने का प्रयास करते हैं तो इस तरह का व्यवहार करते हैं, यह शो ऑफ है या क्या जो इन चित्रों से, इस तरह के आचरण से, इस तरह की गतिविधियों से जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग है उसमें किसी तरह की हलचल है। वो तो मानता है कि जो इमेज बिल्डिंग का काम है वो खुश होता है कि नहीं देखिए हमारे नेता क्या कर रहे हैं। जो लोग इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते कि आखिर भारतीय पासपोर्ट की स्थिति क्या है दुनिया में, कितनी बड़ी ताकत है, वो गाना गाते रहते हैं कि नहीं मोदी जी के आने के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। किस बात का डंका बज रहा है? आप अपनी विदेश नीति नहीं तय कर पाते, अपने व्यापारिक संबंधों को लेकर के आप अपने स्तर पर निर्णय नहीं ले पाते, विपक्ष के नेता तमाम आरोप लगाते रहते हैं, और बाहर यूएस का प्रेसिडेंट खुद कहता है कि हमारे कहने से युद्ध बंद हुआ, और हमारे कहने से आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और हमारे कहने से आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। इसके बावजूद भी लोग कहते रहते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री जी कारण से दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ गया। ये सवाल इसी बात का है ना। लोग कहते हैं कि 32 देशों से या 35 देशों से प्रधानमंत्री जी को उन देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अरे बिल्कुल मिला है, लेकिन किसको मिला है? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी को किस सरकार ने, कहाँ के लोगों ने किसको सम्मानित किया? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें सब आपका सम्मान होना चाहिए। हमको भी फक्र होता है कि हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति हो, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी के साथ इन देशों ने कौन सा व्यवहार किया? किसी ने वीजा नहीं दिया, किसी ने अपने आप प्रवेश प्रतिबंधित कर दिए, किसी ने तमाम तरह की टिप्पणियां की, पड़ोसी देश किस तरह की बात करते हैं, ये भी तो आपके सामने है। तो ये केवल और केवल है अपने समर्थकों को संबोधित करने की कोशिश, आंतरिक राजनीति में अपनी इमेज बिल्डिंग के प्रयास। इससे आपको डिप्लोमेटिक कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये विमर्श नहीं। अन्यथा अगर आप ये चाहे होते, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक हासिल की चिंता होती तो यह यात्रा ही नहीं करने की जरूरत थी। यह यात्रा क्यों की गई? यूएई, जिसे अगर आप कहते हैं कि ऊर्जा संकट के समाधान के लिए गए, कितने घंटे रहे आप वहां? उतने समय में कौन सी बातचीत कर लेंगे आप? क्या हासिल कर लेंगे वहां से? एक समय में आपको उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं, और टोकनिज्म से और प्रतीकों से काम नहीं चलता जी। आपको एक बाकायदा रणनीति करनी पड़ती है, तय करनी पड़ती है, और संस्थागत व्यवस्था बनानी पड़ती है। कोई भी मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल से अपने कार्यालय नहीं जा सकता, संभव नहीं है ये। लेकिन आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आखिर मंत्रियों के आने जाने, इसमें आने में कारपूलिंग की व्यवस्था होगी, कौन लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, आपके व्यवस्था बनाएंगे तब चीजें हासिल होती है। अन्यथा केवल आप एक वही रील बनाइए और सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, उसका प्रचार कीजिए, लेकिन उससे कोई रिजल्ट आ जाएगा ये तो संभव नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि साहब डीजल और पेट्रोल की खपत कम कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि पिछले 10 वर्षों में आपने सार्वजनिक यातायात को कहाँ मजबूत किया, आपने ऐसी यातायात कहाँ विकसित की है जो डीजल और पेट्रोल पर आधारित नहीं होगी, आपने ऐसे व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात किस शहर में आपने विकसित किया कि लोग अपने निजी वाहनों से जाने के लिए मजबूर ना हो। कोई है क्या कहीं भी?
आपके एजेंडे में कहीं रहा है कि सार्वजनिक यातायात को कैसे बेहतर किया जाए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपके पास। आपने डीजल और पेट्रोल पे निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया हो। बीजिंग शहर में आप चले जाइए, एक गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी जो डीजल और पेट्रोल से चल रही है। जो लोग अपने छोटी-छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं। कारें मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं। तो इन देशों ने अपनी निर्भरता कम की। इन देशों ने सार्वजनिक यातायात को व्यवस्थित किया। तब जाकर के ये उनके अंदर वो चिंता की बात नहीं होती या वो हाहाकार नहीं मचता जो हमारे पास है। हमने आप सबसे कम भंडारण की क्षमता हमारे आपके पास है। सबसे कम दिनों का भंडारण कर सकते हैं आप डीजल और पेट्रोल का, जो अन्य देश हैं जिनके बारे में हम और आप, जिनकी चुनौतियां हमारे सामने होती है। तो कोई ऐसा काम हो जिसको लेकर के देश उन चीज़ों को लेकर निश्चिंत हो जाए और आश्वस्त रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और जो चुनौतियां आएंगी उसका सामना कर लिया जाएगा। जो विपक्ष के नेता कर रहे हैं वो वास्तविक चेतावनी है। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती आपके सामने दिख रही है। अगर आप 4 रुपया डीजल और पेट्रोल की कीमत में वृद्धि कर देंगे तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? उसका खर्च कहाँ से आएगा? आपको इस सरकार को तेल कंपनियों के घाटे की चिंता है, लेकिन जो आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है उसकी चिंता आपको नहीं है। यह सरकार जब तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम थी तब लोगों को राहत देने के लिए कौन से प्रयास किए? तो आप इन नीतियों को लेकर के जो बहस राहुल गांधी या विपक्षी नेताओं ने छेड़ी है, ये बहुत ही मौजूद है और लोगों के बीच में इसका असर भी है। इन्हीं चीज़ों को टालने के लिए, इन्हीं चीज़ों को विमर्श से हटाने के लिए इस तरह की विदेश यात्राओं का सरकार दुरुपयोग करती है। अन्यथा मतलब प्रश्न यही है ना कि अगर 45 वर्षों तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे नहीं गया तो क्यों नहीं गया? क्या आप मान लीजिए कि मनमोहन सिंह जी के बारे में या किसी प्रधानमंत्री, अन्य कांग्रेस के प्रधानमंत्री के बारे में आप सवाल उठा दीजिए। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी तो संवेदनशील नेता होंगे आपके अनुसार, चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी तो संवेदनशील नेता रहे हैं आप ही के अनुसार। इन लोगों ने भी जाने की चिंता नहीं की, क्योंकि आपको हासिल क्या होगा? आपकी प्राथमिक श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने यात्रा नहीं की, और आप इसको अपने आप पेट थपथपाएंगे कि मैं 45 साल बाद के हम गए हैं। तो इन विदेश यात्राओं से जब आप छवि बनाने का प्रयास करते हैं तो फिर आपको ये चिंता नहीं होती कि वहां जाने से हमको हासिल क्या होगा। फिर एक विदेश यात्राओं में जाएंगे, इस तरह के चित्र आएंगे, अखबारों में छपेंगे, या आप अपने सोशल मीडिया में उसका प्रचार करेंगे और अपने समर्थकों के बीच में ये बताने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के पैमाने पर हमारी बहुत कुछ है। हम वो देश हैं जो अमेरिका, रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद कर देते हैं और एक फ़ोन पे सब कुछ हो जाता है। जब स्थिति आती है तो सब एक्सपोज हो जाता है सब लोगों को। जी शकील जी, विपक्ष की रणनीति यहाँ कुछ क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है आपको राहुल गांधी के इस 2 दिनों की यात्रा, उनके भाषणों के बाद? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जो है राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई है, और राहुल गांधी ने आज जो रायबरेली में कहा है उसको आगे बढ़ा रही है। गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस के नेता हैं, CWC के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की शपथ ली थी कि बिना भय, बिना पक्षपात के, बिना अनुराग के मैं काम करूंगा, लेकिन वो अमेरिका से भयभीत हो जाते हैं। ईरान कह रहा है कि हम भारत को तेल देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री यह कह के जाते हैं कि तेल की प्रॉब्लम है, ईरान कह रहा है लीजिए कितना लेना है, और अमेरिका कहता है कि नहीं ले सकते, तो भयभीत हो जाते हैं। तो राहुल गांधी और क्या कहेंगे? तो ये कांग्रेस के नेता जो हैं पूरी मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं और इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी सप्पल ने एक बात और बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो अडानी के खिलाफ केस खत्म हुए हैं, केस शुरू क्यों हुए? तो इसका जवाब तो मोदी जी देते हैं। 2400 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी, तो अनुराग शपथ लेते हैं कि बिना किसी अनुराग के, तो अगर अनुराग नहीं है बताएं कि 2400 करोड़ रुपए की रिश्वत किसको दी थी? 2800 करोड़ रुपए देके केस खत्म करा है। तो कांग्रेस का इस तरह से सामने आना, कांग्रेस के नेताओं का इस तरह से सामने आना बहुत बड़ा जनता में हौसला बढ़ाएगा।
नहीं तो आमतौर से जनता को शिकायत होती है, कार्यकर्ताओं को शिकायत होती है कि राहुल जी तो हिम्मत के साथ आते हैं, राहुल जी तो कहते हैं डरो मत, मगर उनको जो है बैकअप नहीं मिलता है। तो आज कांग्रेस ने बता दिया कि उनका बैकअप पूरा है, वो राहुल गांधी के साथ है, और इसलिए है क्योंकि अब जो है बिना लड़े काम चलने वाला नहीं है। ये कांग्रेस की समझ में अच्छी तरह आ गया। राजीव जी, एक दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वाई मेलोडी? मेलोडी क्यों? ये जो लैंग्वेज जगलरी होती है, नामों के साथ जो ये मिलान होता है, एक्रोनिम होता है, मेलोनी और मेलोडी, ये प्रधानमंत्री लेवल का आदमी नहीं करता है। ये बहुत ही बच्चे, ये स्कूल और कॉलेज तक होता है। ये मेलोनी और मेलोडी मेलोडी आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर भी बच्चों की सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉफी नहीं है। अभी हमने पूछा, जो आप ये प्रोग्राम कर रहे थे तो फोन पे हमने कुछ परिवारों से, कुछ लोगों से जिनके यहाँ बच्चे हैं या जो जानते हैं, हमने पूछा कि आजकल कौन सी टॉफी खाई जा रही है, कौन सी टॉफी खिलाई जा रही है। कहले वैसे तो चॉकलेट खाई जा रही है, टॉफी तो आजकल बच्चे खाते नहीं है। हमने कहा नहीं, थोड़ा मेलोडी के बारे में बताइए। कहले किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? अब मेलोडी आजकल कोई नहीं खाता। तो मेलोडी, मेलोनी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कॉलेज की और स्कूलों के स्तर की बात है। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके इस तरह की बातें करते हैं तो फिर राहुल को कहना पड़ता है कि आप वहां जाके टॉफी बांट रहे हैं और यहां देश में आप कह के जा रहे हैं कि खाने का तेल कम खाओ, तेल की कमी है बहुत ज्यादा। आप लोगों के दाल और चावल को छीन रहे हैं। तो राहुल ने आज कहा है, वो हमारे पास पूरा है, इतना टाइम नहीं है कि हम सुना पाए, हम सारा का सारा उसको लेके आए हैं, पूरा का पूरा जो राहुल ने बोला है उसका भाषण है हमारे पास, ये सारा हम लेके आए हैं, पूरा का पूरा। बहुत बड़ा भाषण है, उसमें एक एक चीज उन्होंने स्पष्ट की है राहुल ने, कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं और मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि अगर आप जनता के साथ में विश्वासघात करेंगे, जनता के प्रति आपका दायित्व है, उसके प्रति आपका कमिटमेंट है और आप इसीलिए प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको क्या कहा जाए? आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के प्रति। आप जनता का साथ न देके अमेरिका का साथ दे रहे हैं और दो बड़े सेठों का साथ दे रहे हैं, अंबानी और अडानी का साथ दे रहे हैं। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, यही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और अब ये बात आगे बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी, भक्तगण, गोदी मीडिया इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरा गोदी मीडिया भरा पड़ा है इस वक्त, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हमले पे हमले, हमले पे हमले राहुल गांधी पे हो रहे हैं। और कांग्रेस जिस तरह हमने बताया कि सामने आई है, तो उससे जो है अब ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि जनता के बीच बात जाएगी। और ये बात जो है ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस को देखना चाहिए कि अपनी बात किस तरह से वो पहुंचाए। ये एक बहुत बड़ा संकट है कांग्रेस के सामने और विपक्ष के सामने। आपने विपक्ष की बात कही, अखिलेश यादव आजकल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत हिम्मत के साथ बात कर रहे हैं, सीधे स्पष्ट बात कर रहे हैं, किसी से नहीं डर रहे हैं, लेकिन क्या वो बात उतनी जनता तक पहुंच पा रही है? राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं, सारे विपक्ष के नेता तैयार हैं, क्योंकि अगर तैयार नहीं होंगे तो आखिर में स्थिति क्या बनेगी? जिस तरह से बंगाल जीत लिया गया, जिस तरह से बंगाल के अंदर अभी हम इसके नीचे ही पढ़ रहे हैं अपने डीबी लाइव में ही कि जो 17% आरक्षण था ओबीसी का, वो 7% कर दिया। यूपी में क्या मैसेज जाएगा? ये कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को पहुंचाना पड़ेगा। यूपी का पूरा चुनाव ओबीसी पे निर्भर है। बीजेपी की सारी स्ट्रेटेजी यही है ओबीसी वोटों को लेकर। बीजेपी ओबीसी वोटों को, जातिगत समीकरण वहां पे संभाल रही है, बना रही है। और आप पश्चिम बंगाल में 17% से घटाकर 7% कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोग मांग रहे हैं, मध्य प्रदेश में कह दिया गया है, कोर्ट से कह दिया गया है, मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के लोग ही, वहां चूंकि मोहन यादव है मुख्यमंत्री, इसलिए उन पे हमला कर रहे हैं। गंदी से गंदी भाषा मोहन यादव
यादव नाम लेके बोल रहे हैं, लेकिन ये बात लोगों के सामने नहीं आ रही है। जब तक जनता के सामने नहीं आएगी, अब ये बात बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने आना चाहिए कि राहुल गांधी के गद्दार कहने का आशय क्या है, राहुल गांधी ने गद्दार क्यों कहा, वो किस तरह से गद्दार हैं, विश्वासघाती हैं, धोखेबाज हैं, जनता के प्रति उनका कमिटमेंट नहीं है, उनका कमिटमेंट सारा का सारा अंबानी और अडानी के प्रति है। तो ये सारी बातें सामने लाने के लिए कांग्रेस और विपक्ष क्या करती है, कैसे करती है, ये देखना होगा। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस विपक्ष की बात, विपक्ष क्या कर रहा है, और उसके साथ साथ इधर नरेंद्र मोदी जब यहाँ से विदेश यात्रा पर निकले थे तो फिर देश में जो संकट है, और उस अगर देश का प्रधानमंत्री अगर कहता है कि देश संकटग्रस्त है, आप और बहुत सारी वहाँ बातें कह के जाता है, जिसमें सोना चांदी मत खरीदिए, जिसमें पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, विदेश की यात्राएं कम कीजिए, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत सारी बातें अगर कह रहे हैं, 7 प्रमुख रूप से बातें रख के जा रहे हैं, देश के बारे में कह के जा रहे हैं, तो उम्मीद देश यही करेगा कि वो भी थोड़ी सी वर्जनाएं कर लें, वो भी थोड़ा सा इन चीज़ों से अपनी दूरी बता दें। लेकिन वो नज़र क्यों नहीं आती हैं बातें, नरेंद्र मोदी की कहने की बातें कुछ और, करने की बातें कुछ और क्यों नज़र आती हैं। और देश की डिप्लोमेसी, और उसमें भी जब आप विदेश जाते हैं, खासकर नॉर्वे में जो हुआ, जो नीदरलैंड्स में हुआ, जो अब आज इटली में हुआ है, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जिस पर आने वाले समय में कई बार चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच देश की सियासत में जो उथल पुथल है, और उन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पर निगाहें सबकी क्यों टिक गई हैं, सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमलिंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों, आप तमाम साथी, आप सबका भी जो जुड़े रहे हमारे साथ इस कार्यक्रम में, और अशोक कटियार जी हमारे साथ, और साथ में कई सारे साथी हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। देवेंद्र चटर्जी जी हमारे साथ, डॉक्टर दलवीर जोगर साहब, नरसिंह कुंदलवाल साहब, शिव कुमार पारिक जी हैं, निदा खान जी हमारे साथ, असलम चिश्ती जी हमारे साथ में हैं, और सुधीर जोशी जी, राहुल हमारे साथ हैं, AK हैं,